हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 8 जो आपके एनसीईआरटी किताब में 6.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं सीरियली वाइज यहाँ पे 8 लिख दिया हूँ। एनसीईआरटी में आपको 6.8 मिलेगा और ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का थ्योरम है। और क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम देता सवाल, डायरेक्ट यही सवाल देता है। थ्योरम के आधार पे तो सवाल रहता ही रहता है, लेकिन आपको डायरेक्ट थ्योरम ही सवाल देता है। लिखा रहता है क्या कि सिद्ध करें कि, यहाँ पे लिखा रहेगा सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथागोरस परमे, है ना। पाइथागोरस परमे भी इसका नाम है। तो फिलहाल अभी हम लोग 6.8 पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जब आप थ्योरम को पढ़ रहे हो तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका ये बाउंस हो जाएगा। क्योंकि थ्योरम इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो समझते हैं बहुत आसान है, आप पता करेंगे और लगभग 95% के स्टूडेंट ऐसा है जो को मतलब इसको थ्योरम जो है ना बाउंस करता है। तो समझने की जरूरत है। और एग्जाम में तो एक दो थ्योरम तो 100% दो आएगा, लेकिन बनाना होता है एक ही। तो कम से कम इसको तो देखिए अच्छी तरीके से, जो कि जहां पे कंफर्म है कि ये सवाल आना ही आना है। तो आपके एग्जाम में तो ज्यादा थ्योरम है नहीं, सवाल में 9 थ्योरम त्रिभुज में है, 2 थ्योरम वृत्त में है, 11 थ्योरम टोटल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जानते भी है, बार बार बनाते आते भी कि ये जो होता है इस तरह से कर्ण का जो वर्ग होता है, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े, इस तरह से बहुत सवाल पढ़े ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, तब लगेगा हाँ एक सटीक आंसर आ रहा है। तो सटीक आंसर बनाना है। इसको लिखने के बाद सबसे पहले तो आप बनाओ एक समकोण त्रिभुज बनाओ पहले, है ना। समकोण त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं 90 डिग्री वाला, ठीक है। यहाँ से हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम देता हूं मैं ABC, नाम दे दिया। अब बोलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण है, ये जो कर्ण होता है ना AC, वो AB का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर जो होता है, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे वही हम बात यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि ABC एक क्या ऐसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लिए। तो जब मान लिए हैं तो जब समकोण त्रिभुज हो गए ABC में, तो जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री होगा? कोण B बराबर 90 डिग्री, है ना। कोण B बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि ज्यादा हार्ड नहीं, ये वाला थ्योरम है, ठीक है। सिद्ध करना है कि जितना हार्ड था तो आप लोग पढ़ लिए, 3-4 टाइप का थोड़ा था। सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC। तो AC का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के यानी कि AB का स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग मतलब प्लस एक AB का स्क्वायर और एक BC का स्क्वायर। यही सिद्ध करना है कि ये जो है ना, जो कर्ण होता है AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। चलो, तो अब इसमें करेंगे रचना। तो इसके सामने लिखते हैं रचना। रचना में क्या करते हैं, यही जो आपका जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक लंब डालते हैं, ठीक है। तो जब लंब डालेंगे, ये तो ऑलरेडी ABC में तो B ऑलरेडी लंब है, 90 डिग्री है। और जब यहाँ पे लंब डालें तो ये D क्या बन गया? यहाँ पर ये बन गया 90 डिग्री। इधर से ले लो या इधर से ले लो, है ना। दोनों यहाँ पे जो बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे हम मान रखते हैं इसका D नाम रख दिए। अब जो हम रचना किए उसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि B से BD AC पर क्या किए? लंब डाले। B से BD AC पर लंब डाला, वही लिखना पड़ेगा। B से BD कर्ण AC पर लंब डाला। ये तो लंब डाल दिए। अब हमको यहां से बताना पड़ेगा परमान। हमको यहाँ परमान करना पड़ेगा। तो परमान यहाँ पे लिख लेते हैं, परमान में आप क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया ADB,
और ए बी सी में। इससे पहले जो 7 नंबर थ्योरम पढ़े थे इसी के आधार पे था, इसी तरह उसमें भी था बना हुआ था। उसमें मतलब क्या कर रहे थे, समरूपता सिद्ध कर रहे थे कि ए डी बी और बी डी सी समरूप है कि नहीं, और ए डी बी और ए बी सी समरूप है कि नहीं, और बी डी सी और ए बी सी समरूप है कि नहीं। ये तीनों हम लोग सिद्ध किए थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना कि इसका जो स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले ए डी बी त्रिभुज लेते हैं और फिर ए बी सी में लेते हैं। तो आप तो जानते हैं ये तो समरूप होता ही होता है ना, क्योंकि अभी पहले हम सिद्ध किए थे इसके पहले 6.7 में। तो वही लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में समरूप पहले सिद्ध कर लेंगे। इसको समरूप पहले दिखा देंगे समरूप होता क्या होता है। तो क्या उसमें क्या क्या दिख रहा है, देखो वही कंडीशन यहाँ पे आ रहा। अगर यहाँ पे लेना चाहेंगे तो ए डी बी, इस ए डी बी में डी क्या है, समकोण है, और ए बी सी में बी क्या है, समकोण है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोण ए डी बी बराबर है कोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी बी बराबर त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे डी सम, इस त्रिभुज में डी समकोण है, इस त्रिभुज में बी समकोण है, बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर आपको फिर क्या दिख रहा है कि उभयनिष्ठ इसमें कौन है, मतलब कॉमन कौन है, ए बी सी में ए कॉमन हो रहा और बी ए डी में ए कॉमन हो रहा है ना। देखो बी ए डी में ए आ रहा और ए बी सी में भी ए आ रहा। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज बी ए डी जो बराबर है बी ए सी बीच में से देखो ए आ रहा कि नहीं आ रहा, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन है। तो शेष क्या बच गया, शेष कौन त्रिभुज बचा इसमें। अब देखो हमको डी तो निकाल लिए, ए डी बी में डी पता कर लिए, ए पता कर लिया, अब क्या बचा, बी बचा। तो ए बी डी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं आराम से। शेष कौन ए बी डी किसके बराबर है, शेष त्रिभुज किसके बराबर है, ए बी सी। तो यहाँ पे ए तो पता चल गया हमको, बी पता चल गया, क्या पता करना, सी पता चलना है। तो ए बी सी ऐसे भी लिख दो, ए बी सी यही पता चल रहा है। या तो ए सी बी भी लिख सकते हैं ना, ए सी बी वही लिख दो, ए सी बी है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा यहाँ पे जो लिखे हैं उभयनिष्ठ है, तो ये तो ठीक था। और 90 डिग्री कहाँ गया, ये तो ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए सी बी लिखो, ए सी बी है ना, ए सी बी ये हो गया। देखो डी ए बी आ देखो डी कौन डी कौन ए कौन बी लिखा गया, कौन बी ए सी लिखा गया, तीनों कौन लिखा गया। तो ये तीनों कौन आपका आपस में मिल रहा, तो क्या होगा, कौन कौन समरूपता से होगा, है ना। इससे पहले बनाया था, याद होगा आपको, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। तो कौन कौन समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए डी बी, ये ए डी बी और बी ए बी सी क्या है, समरूप है। ए डी बी त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है। अब जब समरूप हो गया है, इसका मतलब ये हो कि ए बी जो ए बी है, देखो ए डी बी जब त्रिभुज लेते हैं तो ए डी बी में कौन सा कर्ण होता है, ए बी होता है, और ए बी सी में कौन सा कर्ण है, ए सी कर्ण है। तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा ए सी। ठीक है, और फिर ए डी, देखो ए डी ये क्या आधार है, और यहाँ आधार क्या है, ए बी सी, और यहाँ देखा जाए तो आधार क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। देखो ए डी बी में ये हम लिए आधार, और यहाँ जब लेंगे तो ए बी आधार लेंगे, ए बी सी में ए बी आधार लेंगे, तो ए डी बटा ए बी ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ए बी से गुना करेंगे, ए बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करो तो ए सी इंटू ए डी। इसको समीकरण बना लो फर्स्ट। अब इसी प्रकार बीडीसी करेंगे, बीडीसी और एबीसी में, है ना, बीडीसी और एडीसी में करेंगे। तो आप जान रहे हैं अभी इससे पहले बनाए, तो जब इसी तरह करेंगे बीडीसी और एबीसी में करेंगे तो यही कौन आएगा, इस तरह बनेगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसी प्रकार, इसको बनाने की जरूरत नहीं, लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है, होगा कि नहीं। इसी प्रकार जब करें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब जब दोनों आपस में समरूप हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी बटा एसी। देखो अब ये जब त्रिभुज जाएंगे तो बीसी, देखो बीडीसी में कर्ण कौन, बीसी होता है, और एबीसी में कर्ण कौन होता है, एसी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी, इसलिए बीसी बटा एसी हो गया, और फिर डीसी बटा बीसी। देखो इसमें डीसी लेंगे और इसमें क्या लेंगे, बीसी लेंगे, डीसी बटा बीसी। अब देखो जी बीसी को बीसी से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीसी स्क्वायर और एसी इंटू डीसी,
समीकरण इसको क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। अब समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखते हैं पीछे में समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से जोड़ देंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर तो आ जाएगा और बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। देखो जी, यहाँ देखो ए बी का स्क्वायर, और यानी कि इधर वाला बाएं साइड के साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर जोड़ दिए, और ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू डी सी है, सॉरी ए सी इंटू ए डी है, ए सी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू डी सी। तो ए सी इंटू ए डी है, सॉरी ए सी इंटू ए डी है, और ए सी इंटू डी सी है ना, ए सी इंटू डी सी है। अब देखो ए सी मिल रहा है यहाँ पे, तो ए सी ले लिए कॉमन, क्या बचा ए डी प्लस डी सी, ये नहीं बताया ए डी प्लस डी सी। अब आप जानते हैं जी, देखो ए डी और डी सी, ए डी डी सी मिलकर क्या बनेगा, ए सी बनेगा, ए डी और डी सी, यहां से तक ए डी, यहां से तक डी सी है, तो ये दोनों मिलकर हम ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ए सी इंटू ए सी, और ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे रखें, ए सी स्क्वायर जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के क्या है, बराबर है। ए सी का स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कितना आसान से ये पूरा क्लियर हो गया। और ये आपको कब बनाना आएगा, जब आप थ्योरम नंबर 7 पढ़ोगे, 7 नंबर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें हम कहा कि समरूपता को यहाँ दिखाएं। एक समरूपता जब दिखाएं, उसमें हम तीनों समरूप दिखाए थे, ए डी बी और ए बी सी बताए थे समरूप के लिए, फिर बी डी सी और ए बी सी बताए समरूप के लिए, और फिर बोले कि ए डी बी और बी डी सी आपस में ये दोनों आपस में समरूप है, तो समरूपता उसमें सिद्ध किए थे, ठीक है। तो अगर 6.7 अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो ये इजी से समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ भी नहीं लगा होगा, क्योंकि उसमें ना यही बताए थे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो समझ में आया ना आपको, यही बताए थे अलग अलग से, तो उसी का ये पार्ट समझ लो, अगला पार्ट है। तो इस तरह से आपका थ्योरम नंबर 6.8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में बहुत बार ये थ्योरम आता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स प्रमेय, ये 2 थ्योरम पाइथागोरस का, 2 थ्योरम थेल्स का, यानी कि 4 थ्योरम जो है बहुत ही काफी अहम है। बाकी सबको पढ़ लीजिए, इसके बेसिस पे आपका मैथमेटिक्स जो है, जो क्वेश्चन रहेगा वो सोल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ना तो सबको जरूरी है, लेकिन एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये दोनों थ्योरम के रूप में जो एग्जाम में पूछता है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, इसको नोट जरूर करना सबसे पहली बात, ठीक है। ओके, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।